सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप, कैसे हैं आपके हालचाल, हाउ इज योर लाइफ। तो आई आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा क्लोज टेस्ट के ऊपर, राइट। इसी क्वेश्चन को एक और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो कॉल्ड रैपिड फिलर्स, ठीक है। और ये जो सवाल है इसको रैपिड फिलर्स के नाम से भी जाना जाता है। रैपिडली एक्चुअली ब्लैंक्स आते हैं पैसेज के अंदर, रैपिडली आपको फिलअप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे पैसेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और बीच में क्या करेगा, जैसे पैराग्राफ स्टार्ट होगा, यहाँ पे कोई वर्ड लेफ्ट लेफ्ट आउट होगा, फिर सेकंड नंबर पे लेफ्ट आउट होगा वर्ड, फिर आप थर्ड पे नंबर पे आपको वर्ड लेफ्ट आउट कर देगा, फिर आपको फोर्थ पे लेफ्ट आउट कर देगा, फिर लास्ट में जाके फिफ्थ पॉइंट पे जो है आपको एक वर्ड लेफ्ट आउट कर देगा। तो रैपिडली क्या होता है कि आपको ब्लैंक्स मिलते हैं। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कॉल्ड रैपिड फिलर्स आल्सो, और आप इसको क्लोज टेस्ट भी बोल सकते हो। इस क्वेश्चन के थ्रू भी एग्जामिनर एक ही चीज को चेक करना चाहता है, वेदर ही और शी, किसी लड़के में और लड़की में क्या ये गुण है कि क्या वो सही जगह पे सही वर्ड को लगा पाता है बच्चा, राइट। जैसे डिफरेंट कॉन्टेक्सचुअल वोकैब यहाँ पे चेक होती है। तो पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट। दो पैसेज में आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, आपको बता दूंगा कि कैसे इसको करना होता है बेसिकली, राइट। सो रीड द पैसेज ओवर। सबसे पहले बोल रहा है कि बेटा करते हैं कि एक लाइन को पढ़ते हैं, फिर अपना आंसर लगाने लग जाते हैं, भरने लग जाते हैं उस ब्लैंक्स को, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना होता है। क्लोज टेस्ट को क्या बोलता है, सबसे पहला पॉइंट बोलता है रीड द पैसेज ओवर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू रीड द होल पैराग्राफ ओवर विदाउट चूजिंग योर ऑप्शंस। आपने अपनी ऑप्शंस को लगाए बिना ही पहले जो है इसको एक बार रीडिंग देनी होती है पैराग्राफ को। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैसेज। जो मैंने फिलअप्स में आपको थ्योरी बताई थी, कहीं ना कहीं वही थ्योरी यहाँ पे भी मैच होती है। टोन को आपको समझना होता है, पैराग्राफ की पैसेज की टोन किस वे में चल रही है, क्या पैसेज पॉजिटिव टोन में चल रहा है या पैसेज नेगेटिव टोन में चल रहा है। उसके बाद जब आपने टोन समझ लेते हो, ठीक है, तो आपको जो है एलिमिनेशन करना होता है ऑप्शंस का, राइट। आप सभी जानते हैं बेटा टोन अगर आपके वाक्य की पॉजिटिव होगी तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ऑप्शंस कटेंगी, या नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव ऑप्शंस कट जाएंगी। तो ये टोन के थ्रू हम ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। एक तो मेथड ये होता है कि टोन्स के थ्रू आप ऑप्शंस को हटा दीजिए, राइट। फिर आगे अगर हम जाएं अगले पॉइंट पे, कई बार क्या होता है कि जो एलिमिनेशन होता है वो ग्रामेटिकल नॉलेज के आधार पे भी आप एलिमिनेशन कर सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, अगर पेपर में ऐसे आ जाए ही डैश लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, ये स्टेटमेंट है। अब इसके लिए मैं ऑप्शन ए आपको दूं कि भाई इसमें क्या आएगा, विल गो आएगा, या बी ऑप्शन में आपको दे दूं कि इसमें इज गोइंग आएगा। तो आप पेपर में क्या डाल के आओगे। अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये दोनों ही फिट हो सकते हैं। वो कल दिल्ली जाएगा, ये फ्यूचर का एक्शन है। टुमारो एक एक्सप्लिसिट टाइम हमें दे रहा है, टुमारो मतलब कब की बात कर रहा है, भविष्य की। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कल दिल्ली जा रहा है, वो कल दिल्ली जा रहा है। तो आने को तो यहाँ पे इज गोइंग भी आ सकता है, आने को यहाँ पे विल गो भी आ सकता है। अब ये है आपका ग्रामर नॉलेज। जितना सॉलिड आपका ग्रामर होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्रामर जितना अच्छा होगा बेटा ये आपको एज देगा। अब जिस बच्चे को यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक्सेप्शन पता है, जिस बच्चे को पता है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है जिसमें काम हो रहा होता है बेटा, ठीक है, जिस बच्चे को इसकी एक्सेप्शन पता है कि नियर फ्यूचर के लिए अगर कभी भी सेंटेंस में नियर फ्यूचर की बात हो, निकटतम भविष्य की बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है, तो ये नियर फ्यूचर है। तो उसके लिए हमेशा ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को लिखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट वहां पे एलिमिनेट हो जाता है। अब ये आगे टिपिकल ग्रामेटिकल बात, आपका ग्रामर अच्छा था, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का आपको अच्छा ज्ञान था, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन जो है फ्यूचर इंडेफिनिट को भी एलिमिनेट मार दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रामर नॉलेज, मतलब एलिमिनेशन आपको ग्रामर की नॉलेज से भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है बेटा कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी। तो कहीं ना कहीं इसका होना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। सही स्थान पे सही शब्द को लगाना, इसको बोलते हैं बेटा कॉन्टेक्सचुअल वोकैब, राइट। तो करते हैं पैसेज की तरफ मूव करते हैं। जैसे एक पैसेज यहाँ पे दे रखा है, बोला द राइज। राइज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। पहले में एक बार इसको पूरा हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर अकॉर्डिंगली अपने अपने ऑप्शन लगाते चलेंगे हम। सो बोला द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन की बात कर रहा है, एक डॉल्फिन की कैटेगरी है ये। राइज मतलब बढ़ना। डॉल्फिन डैश इन चिल्का, चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ डैश
फिश एनक्लोजर्स, राइट। तो इरावदी जो डॉल्फिन है उनके जो बढ़ने का जो वो रहा वहां पे जो बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। डैश एंड चिल्का, चिल्का मतलब कोई रिवर है, रिवर का नाम है चिल्का, आप कंफ्यूज मत होना, राइट। बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन, एविक्शन होता है मतलब किसी चीज का निष्कासन करना, ऑफ डैश फिश एनक्लोजर्स, राइट। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मान लो जैसे ये रिवर है ना, मान लो कोई पॉन्ड है या कोई तालाब है और उसमें ना ये जो इरावदी डॉल्फिन है, मतलब वहां पे फिश ज्यादा होने के कारण उस तालाब में, उस नदी में जो है फिश की मात्रा ज्यादा होने के कारण इरावदी जो डॉल्फिन थी उनको ना मूवमेंट करने में दिक्कत होती थी, तो उनका निष्कासन किया गया वहां से, उससे मतलब उस चिल्का रिवर से क्या किया गया, वहां पे इविक्ट कर दिया गया, कुछ मछलियों को निकाल दिया गया, इविक्शन ऑफ डैश फिश एनक्लोजर्स, राइट। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ चिल्का, ठीक है। तो चिल्का मतलब यहाँ पे जो यूज कर रहा है बेटा, ये रिवर का नाम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो काफी हेक्टर मतलब प्लेस को बोलना चाह रहा है, जगह को बोल रहा है। लेक वर मेड डैश फ्री, मतलब उस नदी को फ्री कर दिया गया, फ्री यहाँ पे एक एडजेक्टिव का यूज कर रहा है। इरावदी डॉल्फिन फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट, अब मैंने आपको बताया ना कि उनको हिलने डुलने में अब कोई दिक्कत नहीं हुई। अनऑब्स्ट्रक्टेड क्या होता है, अब अबाधित, है ना, मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड होता है जो बाधित एरिया होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है रुकावट। पहले उनको रुकावट आती थी क्योंकि फिश ज्यादा थी उसमें नदी में, तो मूवमेंट नहीं कर पाते थे वो इरावदी डॉल्फिन, ये बोलना चाह रहा है। तो उन मछलियों को वहां से निकाल दिया गया पूरा डैश ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन। आपको पता है कोविड-19 लॉकडाउन लगा था लास्ट ईयर, देयर वर कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट टूरिस्ट बोट्स ऑन चिल्का लेक, मतलब लेक है वहां पे, ठीक है, चिल्का लेक है। तो क्योंकि आपको पता है कोविड-19 लॉकडाउन लग गया था, तो बोल रहा है वहां पे लास्ट कंपैरेटिवली जो कम, चिल्का लेक पे कम श्रद्धालुओं ने वहां पे यात्रा की, टूरिस्ट वहां पे कम आए बोट के साथ, राइट। तो विच मेड इट डैश फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ द लेक टू अनदर। तो मतलब इससे क्या हो गया, एक तो पहले फिश को वहां से निकाल दिया गया, है ना, फिश को वहां से निकाल दिया गया, तो उनको मूवमेंट करने के लिए आसानी होगी, अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया हो गया उनके लिए, खाली होगी जगह, तो फिर वो मूवमेंट आराम से कर पाती थी इरावदी डॉल्फिन। और दूसरी बात फिर एडिशन कर रहा है, एडिशन कर रहा है कि लॉकडाउन लग गया, उसकी वजह से टूरिस्ट बड़े कम आए चिल्का लेक पे, तो वो भी उनसे वो फिर मूव कर पाती थी डॉल्फिन एक जगह से दूसरी तरफ। अब हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है, हमें पैराग्राफ समझ आ गया कि ये इरावदी डॉल्फिन के से रिलेटेड है, ठीक है, आप इसका टेक्स्ट को समझ चुके हो। अब हम देखते हैं बेटा इसका जो है क्या आना चाहिए। अब पहला जो सवाल बोल रहा है, ठीक है, द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन डैश। अब राइज किस में हुआ, बढ़ोतरी हुई, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, तो क्या क्लैन आएगा। क्लैन तो बेसिकली ये जो क्लैन वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है, ये जो यहाँ पे क्लैन वर्ड यूज कर रहा है सी ऑप्शन में, इसका मतलब तो वंश होता है, इसका मतलब तो वंश होता है, खानदान होता है, बेसिकली पोस्टैरिटी भी बोलते हैं क्लैन। सो क्या वंश के उसमें बढ़ोतरी हुई, तो क्लैन इज द रॉन्ग आंसर ओवर हेयर। तो क्लैन तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पे बिल्कुल कट जाएगा, राइट। नेटिव्स होता है जो किसी एरिया के मूल निवासी होते हैं, तो क्या वहां के मूल निवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई बेटा, क्या हम ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्या वहां पे इनहेबिटेंट्स की संख्या की बात कर रहे हैं कि वो बढ़ गई, नहीं, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, राइट। द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन population in Chilka can be attributed to the eviction of, एविक्शन मतलब मैंने आपको बता दिया निष्कासन को बोलते हैं, कि वहां से काफी जो है मछलियों को निकाल दिया गया, राइट। तो इविक्शन ऑफ डैश फिश एनक्लोजर्स। आगे चलते हैं। सेकंड, पहले में हमने भर दिया, पहले में हमने क्या डाल दिया, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जो उनकी संख्या बढ़ी है वहां पे, इरावदी डॉल्फिन की संख्या क्यों बढ़ी है, क्योंकि वहां पे फिश को निकाल दिया गया, इसलिए वहां पे वो फिर मूव कर पाती हैं, इसलिए वो बढ़ गई, उनकी संख्या बढ़ गई क्योंकि फिश को वहां से मछलियों को निकाल दिया गया। सेकंड पे आ जाते हैं, इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इविक्शन ऑफ डैश फिश एनक्लोजर्स। अनवारंटेड, अनवारंटेड तो होता है जो अनपार्डनेबल होता है, जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता, इस वर्ड का मतलब होता है अनपार्डनेबल। पार्डन समझते हो, है ना, अनपार्डनेबल होता है जिसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता, राइट। तो अनवारंटेड बिल्कुल गलत आंसर है यहाँ पे बेटा, ये तो नहीं आएगा, ये तो कटेगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, असंवैधानिक। क्या यहाँ पे कि हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं,
क्या पैसेज के अंदर कोई संवैधानिक बात हो रही है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, असंवैधानिक, बिल्कुल गलत आंसर है। अब यहाँ पे बच्चा फंसेगा, पक्का फंसेगा दो वर्ड्स में, इलीगल और इलेजिटिमेट में। इन दो में वैसे देखा जाए इलीगल का मतलब क्या होता है? इलीगल होता है बेटा गैर कानूनी। इलीगल का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूं गैर कानूनी होता है ना। अब ये है आपका क्लोज टेस्ट कि इलीगल और इलेजिटिमेट में क्या फर्क है। जबकि इलेजिटिमेट का मतलब की बात करें इसका मीनिंग होता है अवैध, इसका मतलब होता है अवैध। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे सर ये तो सेम सेम वर्ड है, बट बेटा इनमें एक माइनर डिफरेंस है इलीगल और इलेजिटिमेट में। कभी हमने ऐसे बोला इलीगल चाइल्ड है ये, हम इलेजिटिमेट चाइल्ड बोलते हैं, इलेजिटिमेट चाइल्ड बोलते हैं। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, मतलब जैसे लॉ, कोर्ट ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कानून बनाए हैं, राइट, और अगर मैं उसका उल्लंघन करता हूं तो वो इलीगल बात हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोर्ट लॉ की नजरों में वो चीज इलीगल नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि मतलब कोई कुंवारी लड़की है, मान लो अनमैरिड गर्ल है और उसके बच्चा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलीगल चाइल्ड बोलते हैं या इलेजिटिमेट चाइल्ड बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इलेजिटिमेट चाइल्ड, राइट। अवैध अवैध रिश्ते के कारण जो कोई बच्चा पैदा हो गया किसी अनमैरिड गर्ल का, तो दैट इज कॉल्ड इलेजिटिमेट चाइल्ड। मतलब कानून की नजरों में वो बात गलत नहीं है, लेकिन सोसाइटी उसको गलत मानती है, दैट इज कॉल्ड इलेजिटिमेट, राइट। तो यहां पे क्या होना चाहिए? इविक्शन ऑफ इलीगल फिश एनक्लोजर्स या इलेजिटिमेट। तो राइट आंसर बनेगा बेटा यहाँ पे बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, इलीगल बिल्कुल गलत है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इलेजिटिमेट फिश एनक्लोजर्स, मतलब जो अवैध वहां पे जो फिशेस थी उनको वहां पे से निकाल दिया गया। सो इलीगल और इलेजिटिमेट का यही एक बेसिक डिफरेंस होता है। इलीगल होता है जो चीज लॉ के द्वारा जो कोई कानून बनाया गया है, राइट, और हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो इलीगल बात हो जाएगी, गैर कानूनी हो जाएगा। लेकिन इलेजिटिमेट होता है कि लॉ की नजरों में वो चीज गलत नहीं है, लेकिन समाज की नजरों में वो अवैध है, उसको इलेजिटिमेट बोलते हैं। जैसे इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है ना कि इलीगल चाइल्ड बोलते हैं, राइट। तो सेकंड का आंसर डी आना चाहिए यहाँ पे, इलेजिटिमेट फिश एनक्लोजर्स हो जाएगा। आगे बोल रहा है आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड डैश फ्री, राइट। थर्ड का क्या आंसर होना चाहिए? ट्रेसपास होगा। इंटरवेंशन का मतलब तो होता है बेटा, इंटरवेंशन का मतलब तो होता है किसी को वो करना, इंटरफेयर करना, दखल अंदाजी करना। कॉन्फिस्केशन भी यही होता है, किसी चीज में दखल अंदाजी करना, ठीक है। और ट्रेस पास भी एक तरह से गैर कानूनी टाइप ही इसका मीनिंग होता है। तो यहां पे आएगा एनक्रोचमेंट, राइट। तो ये बोल रहा है कि आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड एनक्रोचमेंट फ्री। एनक्रोचमेंट समझते हो आप? जैसे एनक्रोचमेंट होता है कि जैसे कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर आप कुछ बिल्डिंग खड़ी कर देते हो, तो उसका फिर अतिक्रमण जिसको बोलते हैं, सो एनक्रोचमेंट यहां पे आएगा, एनक्रोचमेंट फ्री। फिर नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, बोल रहा है इरावदी डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट, कॉमा dash due to the COVID-19 lockdown last year. There were comparatively fewer tourist boats on Chilka Lake, which made it dash for dolphins to move from one part to the another. Right? यहां क्या हो जाएगा? हमने ऊपर कर दिया एनक्रोचमेंट फ्री, इरावदी डॉल्फिन फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट। अब फोर्थ में क्या आएगा? हाउएवर ड्यू टू द COVID-19 लॉकडाउन, मोर ओवर ड्यू टू द COVID-19 लॉकडाउन, नेवरदलेस ड्यू टू द COVID-19 लॉकडाउन, या वेयर एज। अब ये होता क्या है? अब ये है आपका कंजंक्शन का नॉलेज। अगर आपको फंक्शंस पता नहीं होंगे कंजंक्शंस के, तो आप फंस जाओगे यहाँ पे। मतलब कनेक्टर्स के फंक्शंस पता होना चाहिए। ये जो बेटा हाउएवर होता है, ये भी विरोधाभासी कनेक्टर होता है, ये नेगेशन बताता है, पॉजिटिव पहले होगा नेगेटिव बाद में होगा। नेवरदलेस भी कहीं ना कहीं जो है आपकी उसको बताता है, कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है, विरोधाभासी कनेक्टर होता है नेवरदलेस भी। वेयर एज भी आपका विरोधाभासी होता है। जब ये तीनों विरोधाभासी है, तो ये तो इनकी फायदे वाली बात कर रहा है ना यहाँ पे। भाई एक तरह से फिश को निकाल दिया गया, तो वो मूवमेंट करने के लिए इरावदी डॉल्फिन की संख्या बढ़ गई, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, जो हमने पहला आंसर लगाया। फिर साथ के साथ बोल रहा है कि वहां पे लॉकडाउन लग गया, तो फिर टूरिस्ट वहां पे कम आए, तो इसलिए फिर आराम से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। तो यहाँ पे बेटा हाउएवर भी कटेगा, नेवरदलेस भी कटेगा, वेयरएज भी कटेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव करते हैं। अगर पहला पॉजिटिव होगा तो अगला नेगेटिव होगा, तो बीच में लगेगा, तो बीच में आते हैं ये वाले कनेक्टर। लेकिन यहाँ तो ऐसी बात ही नहीं है, यहाँ पे तो एडिशन कर रहा है, और एडिशन वाला कनेक्टर बेटा यहाँ पे सिर्फ एक है, दैट इज मोर ओवर।
राइट। तो यहाँ पे चौथे में मोर ओवर आएगा, ठीक है। फॉर मूवमेंट के बाद आएगा मोर ओवर ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन। अब ये है आपको एडिशन करने का काम मोर ओवर कर रहा है, ये प्लस माइनस नहीं कर रहा है, ये जोड़ता है, राइट। तो हाउएवर नहीं आएगा, मोर ओवर कुड बी द राइट आंसर। पांचों पे आ जाते हैं। पांचों में बोल रहा है boats on Chilka Lake, which made it dash for dolphins to move from one part to the of the lake to another। तो उसने मतलब क्या बनाया, मतलब उनको जो है क्या किया, वो एक साइड से दूसरी तरफ जा सकती हैं। डिट्रीमेंटल करा, डिट्रीमेंटल का मतलब तो हार्मफुल होता है। डिस्टर्ब करा, हर्ट करा, उनको दिल दुखाया उनका, बिल्कुल गलत है। राइट आंसर बनेगा बेटा डी ऑप्शन जाएगा, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल, अनुकूल। फेवरेबल कोई चीज आपकी फेवरेबल है, अनुकूल है। कंड्यूसिव मतलब जो आपके पक्ष में है ना। तो आंसर इसका बेटा डी हो जाएगा हमारा। राइट आंसर बनेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी कुड बी द राइट आंसर। आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा दे, डी आंसर बनेगा। कंड्यूसिव टू होता है और इसका मतलब होता है वर्ड का फेवरेबल, FAVOURABL, राइट। नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, ये हार्मफुल होता है, डिस्टर्बिंग नहीं किया, हर्टफुल नहीं आएगा। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेता हूं। द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन पॉपुलेशन इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इविक्शन ऑफ डैश फिश एनक्लोजर्स, राइट। तो सेकंड में हमने भरा था, बेटा लेजिटिमेट, एग्जैक्टली लेजिटिमेट फिश एनक्लोजर्स। उसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में फिर आगे आ जाएगा, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड encroachment free, Irrawaddy dolphins found under unobstructed area for movement. Moreover, due to the COVID-19 lockdown last year, there were comparatively fewer tourist boats on Chilka Lake, which made it last में आ गया था हमारा पांचों में, that is conducive, which made it conducive, अनुकूल हो गया उनके, तो अनुकूल हो गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, है ना। फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द लेक टू अनदर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पैसेज। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पैसेज बोल रहा है, हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड, यूजुअली अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी डैश द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट dash use different voices dash each character or act out various dash from the story to bring life to those characters dash out parts the story will make story sessions fun and memorable for the kids। So how should one read a story to a child, मतलब एक बच्चे को कैसे कहानी सुनानी चाहिए। यूजुअली अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी डैश द चाइल्ड्स catches the child's interest the most, catch the child's interest the most, has caught the child's interest the most, caught the child's interest the most। अब how should one read a story to a child। अब देखो यहाँ पे ना एक आम बात कर रहा है। अब आपको टेंस का थोड़ा यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। यूजुअली वर्ड का आपसे आपको एक हिंट दे रहा है बेटा, जो आपका यूजुअली वर्ड होता है ये लगता है बेसिकली सिंपल प्रेजेंट में। यूजुअली यहाँ पे एक वर्ड लगा रहा है यूजुअली, तो ये प्रेजेंट में लाता है बेसिकली यूजुअली अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, है ना। अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर बोल रहा है, तो मतलब ये जो कैरेक्टर है, अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बेटा स्टोरी नहीं है, स्टोरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन ऑफ का, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो है अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर। तो एक पर्सनैलिटी और ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है, या तो कैरेक्टर की बात कर रहा है, तो मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया। जब सिंगुलर वचन का सब्जेक्ट हो गया बेटा, तो क्या यहाँ पे हम परफेक्ट लगाएंगे, पास्ट लगाएंगे ना जी। पास्ट में बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट में चल रहा है, परफेक्ट में नहीं जाएगा। कैच नहीं आएगा बेटा, कैच भी नहीं आ सकता, क्योंकि अस कैरेक्टर और अ पर्सनैलिटी की बात कर रहा है। तो आंसर होगा एस और एस लगाना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिक सी बात है, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लिखना पड़ता है, एस, या तो उसके साथ लिखा जाता है एस ई एस। जैसे हम बोलते हैं राम गोज, तो गोज ही तो बोलते हैं कि नहीं। उसी तरह क्या चीज आएगा, क्योंकि अ स्टोरी या अ कैरेक्टर और अ पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहा है, सेकंड पे आ जाते हैं, हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड, यूजुअली पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी कैचेस द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट। सेकंड, अब सेकंड में बच्चा क्या करेगा, देखो यहाँ गड़बड़ करने की बात मैं आपको बताता हूं कहां पे गड़बड़ होती है। फिर यहाँ पे बोल रहा है, यूज डिफरेंट वॉइसेस डैश ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस फ्रॉम द स्टोरी, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, सो यूज डिफरेंट वॉइसेस, either use different voices, also use different voices, however use different voices। तो क्या हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, ऑल्सो नहीं है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, नहीं जी। ये दो तो कट जाएंगे, लेकिन ये अगला जो पेयर है ना, ये जो ईदर वाला यहाँ पे जोड़ा दे रहा है, इससे थोड़ा कंफ्यूजन है।
बच्चा यहाँ पे आगे पैसेज में देखेगा कि यार पैसेज में तो और आ रहा है, कैरेक्टर के बाद तो और आ रहा है, तो नीचे तो इधर है, तो इधर का जोड़ा तो और होता है, तो हो सकता है आप यहाँ पे इधर करके आ जाओगे। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सेकंड ऑप्शन में थोड़ा दिमाग लगा के देखो, अगर आप सेकंड ऑप्शन में यहाँ इधर भरोगे तो क्या कभी इधर के बाद कॉमा आता है? आप देख सकते हो इस सेकंड ऑप्शन के बाद यहाँ कॉमा है, कॉमा आ रहा है। तो कभी भी जब हम इधर कनेक्टर लिखते हैं, हम इधर कनेक्टर लिखते हैं, तो उसके बाद तो हम कभी कॉमा नहीं लगाते ना। छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे नंबर जा सकता है आपका, राइट। तो आपको बच्चा तो ये दिखेगा आगे और आ रहा है, ठस करके यहाँ पे इधर भर के आ जाएगा। उसको ये नहीं दिखेगा कि यार यहाँ कॉमा भी दे रहा है। इधर बेटा जब भी हम कनेक्टर लगाते हैं उसके बाद कॉमा नहीं आता, हम सीधा बोलते हैं इधर यू वर्क हार्ड और गिव अप स्टडीज। नो डाउट इधर और होता है, मैं उस बात से मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या कभी हम इधर के बाद कॉमा पुट करते हैं फिर आगे जाके और लगाते हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, इधर जब लगाते हैं तो हम कॉमा नहीं लगाते वहां पे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, तो यहाँ बेटा सो आएगा, सो आएगा यहाँ पे, यहाँ पे दूसरे का राइट आंसर बनेगा सो। छोटी छोटी बातें होती हैं, ठीक है, आपको फंसाने के लिए वो बहुत कुछ कर देता है पैसेज के अंदर, तो आपको देखना पड़ेगा, चालाक बनना पड़ेगा, क्या कर क्या रहा है ये, ठीक है। सो आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एडिशन नहीं है, ये तो पहले कट गए थे। तो इधर को लेके भी थोड़ा सचेत रहना है, इधर भी नहीं आएगा। सो यूज, सो के बाद कॉमा आ सकता है, सो यूज डिफरेंट वॉइसेस ब्लैंक, फिर आ गया थर्ड पे ब्लैंक, राइट। Voices dash each character or act out various dash from the story. Voices from each character or act out of various dash from the story या by या with या for. So use different voices for each character. For आएगा इसमें, है ना। ये सेंस से आप लगा सकते हो, थोड़ी सी अगर आपकी प्रपोजिशन पे पकड़ हो तो यहाँ पे तो आंसर for बन जाएगा। For so use different voices for each character or act out various dash। चौथे पे आ जाते हैं, ठीक है। डैश पेजेस, वर्ड्स, पार्ट्स या शीट्स, है ना। तो वेरियस पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी होगा ना, वेरियस पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी होगा, ठीक है। ऊपर उसने एक्ट आउट बोल दिया, ऊपर उसने एक्ट आउट बोल दिया, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पार्ट्स, इसका आंसर बनेगा बेटा आपका यहाँ पे पार्ट्स बनेगा, क्योंकि वेरियस पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी टू ब्रिंग लाइफ टू दोज कैरेक्टर्स। और पांचवें में राइट आंसर आ जाएगा आपका कैरेक्टर्स डैश आउट। तो क्या आएगा? एक्टिंग आउट आएगा, आस्किंग आउट थोड़ी आएगा। कैरेक्टर्स तो एक्ट ही करते हैं, कैरेक्टर्स तो परफॉर्म करते हैं अपना एक्ट को, है ना। तो एक्टिंग आउट आएगा। पांचवें का एक्टिव आउट आएगा, ये थोड़ा सा एक्टिंग आउट आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पैसेज था सेकंड वाला, ये मैंने छोटी छोटी चीजों से पकड़ा इसको। तो आपको इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, कितना आप इसको बेटा समझते हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। तो मैंने आपको 2 पैराग्राफ्स करवा दिए, और ये आपका तभी हो पाएगा जब आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट और आपका क्लोज टेस्ट, इसमें थोड़ा सा ट्रैक ही चाहिए होता है आपको, टिप्स और ट्रिक्स पता होने चाहिए, 5-7 पॉइंट ये भी कि एलिमिनेशन करना होता है, टोन समझनी होती है, और फिर इसमें बेटा रीडिंग है और प्रैक्टिस है आपकी। ये क्वेश्चन में आपका जो टीचर है वो सिर्फ इतनी ही बात बता पाएगा, इसको कैसे टैकल करना है ना। एक दो मैंने आपको सैंपल क्वेश्चंस करवा दिए, अब आप डेली रूटीन में आपको एक जंबल सॉल्व करना चाहिए, एक आधा कोई आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना चाहिए, और एक आधा कोई डेली रूटीन में क्लोज टेस्ट करना चाहिए। या आप डिवाइड कर लीजिए कि एक दिन आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर लिया, सेकंड डे आपने क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लिया, अगले दिन आपने रीअरेंजमेंट कर ली, है ना। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जैसे रीजनिंग में आपके पजल्स आते हैं, इंग्लिश में आपके एक तरह से क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट होते हैं। ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी आती रहेगी। और ये 2-3 सवाल ऐसे हैं जो आपका बेड़ा पार कर देंगे, ठीक है। और ग्रामर यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होता है, तो हो सकता है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लासेस से बहुत बेनिफिट मिला होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक्स अ लॉट।